एक पिता अपनी बच्ची की लाड़ प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि बेहतर शिक्षा भी देता है। वो बच्ची जो देखने में जितनी ही खूबसूरत, पढ़ने में उतनी ही तेज, पढ़ लिख करके अपने एक बेहतर करियर बनाना चाहती है, पर मात्र उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से 22 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। पर जब इसका असलियत खास करके उसके माता पिता को जब मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है हरियाणा प्रदेश के बल्लभगढ़ शहर की। बल्लभगढ़ का एक इलाका पड़ता है सुभाष नगर, और इसी सुभाष नगर इलाके का रहने वाला अमन सिंह। अमन सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम कविता और छोटी बेटी राधिका। कविता की 4 साल पहले शादी कर चुका है राधिका, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। राधिका जो अपने ही इलाके से BCA की पढ़ाई कर रही है। अमन सिंह जो नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। बात कर रहा हूं मैं 5 फरवरी की शाम के करीब 4 बजे के आसपास। राधिका अपने मां से कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। पर 2 घंटे बाद तक भी जब राधिका घर वापस नहीं आती है, उसकी माँ राधिका के नंबर पर फ़ोन करती है, पर अब राधिका का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से राधिका की माँ अपनी बेटी के नंबर पर लगातार फ़ोन करते रहती है, लेकिन राधिका का मोबाइल कभी ऑन ही नहीं होता है और रात्रि के 8 बज जाता है। इसीलिए राधिका की मां अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है और अपनी बेटी के बारे में बताती है। इधर अमन सिंह को जब मालूम चलता है कि उसकी बच्ची 4 बजे घर से निकली है और अभी तक घर पे नहीं पहुंची है, वो अपना सारा काम वाम छोड़ करके घर पे पहुंच जाता है और अपनी बच्ची की हर जगहों पर तलाश करता है। पर राधिका का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार अमन सिंह उसी रात को ही अपने ही इलाके के आदर्श नगर थाने में जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन साथ ही साथ राधिका की हर जगहों पर तलाश भी करती है। पूरी रात गुजर जाती है, ना तो राधिका घर वापस आती है और ना ही उसका कुछ पता चलता है। जरा सोच करके देखिए कि अगर किसी के घर की जवान बेटी अचानक कहीं गायब हो जाए, उसके घर के लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। इधर राधिका के माता पिता का भी रो रो करके बुरा हाल हो चुका था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार राधिका अपने माता पिता को बिना कुछ बताए कहाँ जा सकती है। पुलिस के सामने 2 ही थ्योरी सामने नजर आती है। या तो राधिका को किसी ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया होगा, या फिर राधिका अपने आशिक के साथ कहीं फरार हो चुकी होगी। पर जब 2 दिन का भी समय गुजर जाता है, किसी फिरौती वाले का फ़ोन नहीं आता है, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि राधिका अपने आशिक के साथ चली गई होगी। इसीलिए पुलिस अब राधिका के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स को निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर राधिका लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी वीरेंद्र दयाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वीरेंद्र दयाल कोई और नहीं बल्कि अमन सिंह का ही दामाद है, जो फरीदाबाद के सेक्टर 8 में रहता है। पुलिस जब वीरेंद्र के बारे में अमन सिंह से पूछताछ करती है तो अमन सिंह कहता है कि साहब, इसमें चौंकाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल दोनों के बीच में जीजा साली का रिश्ता था, इसलिए मेरी बेटी अक्सर हमारे सामने ही वीरेंद्र से बातचीत करती थी। चूँकि मैं अपने दामाद को बेहतर तरीके से जानता हूँ, मेरा दामाद मेरी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, बल्कि मेरा दामाद भी खुद हमारे साथ राधिका की हर जगहों पर तलाश कर रहा है। पुलिस अमन सिंह से पूछताछ करती है तो फिर क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बेटी को कौन नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर अमन सिंह अपने ही इलाके के 4 से 5 लोगों का नाम बता देता है। अमन सिंह जिन लोगों का नाम बताता है, पुलिस उन सबको थाने में बुलाती है और सबसे बारी बारी से राधिका के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं होता है। इसीलिए पुलिस फिर से अमन सिंह के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें एक बार आपके दामाद वीरेंद्र से पूछताछ करनी है। अगर उसने वाकई में कुछ नहीं किया होगा तो यकीन मानिए हम उसे छोड़ देंगे। आखिरकार अमन सिंह पुलिस को इजाज़त दे देता है। अमन सिंह जैसे ही इजाज़त दे देता है, 14 फरवरी को पुलिस वीरेंद्र को थाने में बुला लेती है और फिर वीरेंद्र से राधिका के बारे में पूछताछ करती है। वीरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं खुद राधिका की हर जगहों पर तलाश कर रहा हूँ। दरअसल मेरा उससे 1 महीने से कोई बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन वीरेंद्र जैसे इस तरह की झूठ बोलता है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं वीरेंद्र के ऊपर शक चला जाता है। वीरेंद्र जैसे ही झूठ बोलता है कि 1 महीने से उसका राधिका से कोई बातचीत नहीं हुआ है, पुलिस तुरंत ही राधिका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स वीरेंद्र के सामने रख देती है और कहती है कि राधिका जिस दिन अपने घर से गायब हुई थी, उससे ठीक 1 दिन पहले तुमने राधिका से बातचीत किया था। जैसे ही राधिका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स वीरेंद्र के सामने रखती है, वीरेंद्र अब दाएं बाएं देखने लगता है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद वीरेंद्र
राधिका के बारे में जानता है। लेकिन वीरेंद्र जब अपना मुंह नहीं खोलता है, पुलिस अब वीरेंद्र को धमकी देना शुरू करती है। पुलिस वीरेंद्र से कहती है कि तुम जो कुछ भी राधिका के बारे में जानते हो हमें सच सच बता दो, वरना हम तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। जैसे ही सख्ती दिखाने की बात कहती है, वीरेंद्र भी एकदम से डर जाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। वीरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने राधिका को मार दिया है। लेकिन वीरेंद्र जैसे ही मारने की बात कहता है, यह सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस वीरेंद्र से पूछताछ करती है कि तुमने राधिका को क्यों मारा है। इस पर वीरेंद्र पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। दरअसल राधिका मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुल चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन वीरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद राधिका के भी माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं था कि उनकी बच्ची इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी। अमन सिंह 4 साल पहले अपनी बेटी कविता की शादी वीरेंद्र दयाल से करता है। वीरेंद्र जो फरीदाबाद के सेक्टर 8 में रहता है। वीरेंद्र के पिता का नाम है धर्मपाल दयाल। वीरेंद्र जो दिल्ली के ही एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर पे नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। राधिका जो इधर अपने इलाके से बीसीए की पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन राधिका बीसीए के बाद एमसीए का सपना देख रखी थी, क्योंकि राधिका भी पढ़ लिख करके कंप्यूटर के क्षेत्र में ही अपने करियर बनाना चाहती थी। लेकिन राधिका जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, चूँकि राधिका और वीरेंद्र के बीच में जीजा साली का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। बातचीत जब करते हैं तो हंसी मजाक भी चलता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते वीरेंद्र की कहीं ना कहीं अपनी साली की खूबसूरती देख नीयत खराब हो जाता है, क्योंकि राधिका जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी खूबसूरती में भी काफ़ी निखार आ जाता है। वीरेंद्र जब अपनी साली की खूबसूरती को देखता है, अब उसे अपने बस में करने के लिए गंदी गंदी हंसी मजाक करने लगता है। हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुन करके राधिका को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसका जीजा चाहता क्या है। दरअसल इधर कहीं ना कहीं राधिका भी अपने जीजा को पसंद करने लगती है और ना चाहते हुए भी आखिरकार वीरेंद्र और राधिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। राधिका और वीरेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, इधर राधिका भी अपने जीजा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि वीरेंद्र भी राधिका से शादी करने का वादा कर लेता है। वीरेंद्र राधिका से कहता है कि तुम्हारी दीदी को रहते हुए मैं तुमसे शादी कर लूँगा। राधिका भी अपने जीजा के बातों पर यकीन कर लेती है। धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। इस बीच राधिका वीरेंद्र से कई बार शादी करने के लिए बात कहती है, लेकिन वीरेंद्र हर बार ही कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता है। पर जैसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है, अब राधिका को भी एहसास होने लगता है कि शायद उसका जीजा उससे कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए अब राधिका वीरेंद्र के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। जब दबाव डालना शुरू करती है, तब वीरेंद्र को एहसास होता है कि शायद उसने गलती कर दिया है, क्योंकि वीरेंद्र राधिका से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। वीरेंद्र ने यह सोचा था कि अपनी साली से सिर्फ मजे ले लेगा और वक्त के साथ उसे दरकिनार कर देगा। लेकिन अब राधिका वीरेंद्र के गले की फांस बन चुकी थी। जब 1 साल का समय गुजर जाता है, आखिरकार एक दिन राधिका एक फैसला कर लेती है और घटना से ठीक 15 दिन पहले जा करके वीरेंद्र से मुलाकात करती है और उसे धमकी देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें 15 दिन का समय दे रही हूँ, या तो जा करके मेरे से पापा से मेरा हाथ मांग लो, या मैं खुद ही अपना घर छोड़ करके तुम्हारे पास चली आऊँगी। जैसे इस तरह की धमकी देती है, सुन करके वीरेंद्र भी एकदम से डर जाता है। राधिका तो वहाँ से चली आ जाती है, लेकिन वीरेंद्र काफ़ी परेशान रहने लगता है। वीरेंद्र को यह मालूम था कि उसकी पत्नी को रहते हुए वो राधिका से किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकता है, लेकिन राधिका उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होती है। इसलिए वीरेंद्र के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। वीरेंद्र अपनी पत्नी और साली में से किसी एक को ही रख सकता था, इसलिए दोनों में से एक को चूज करता है और इन दोनों में से वीरेंद्र अपनी पत्नी को चूज करता है, क्योंकि वीरेंद्र को एक बच्ची भी हो चुकी थी जिसकी उम्र है लगभग 2 साल के आसपास। दरअसल उसी दिन ही वीरेंद्र राधिका को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर राधिका को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 4 फरवरी को राधिका के नंबर पर फ़ोन करता है और अगले दिन बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन 5 फरवरी को शाम 4 बजे के आसपास राधिका जब अपने घर से निकलती है वीरेंद्र से मिलने के लिए, तो अपने माँ से झूठ बोल देती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। वहाँ से राधिका सीधे बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वीरेंद्र पहले से अपनी बाइक लेकर के राधिका का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही राधिका वहाँ पहुँचती है, वीरेंद्र अपनी बाइक पर राधिका को बिठाकर रात्रि होने के लिए जहाँ तहाँ इधर उधर घुमाने लगता है। जैसे ही रात्रि का 7 बज जाता है,
वीरेंद्र इसी फरीदाबाद के सेक्टर 18 के आगरा कैनाल के किनारे राधिका को लेकर पहुंच जाता है और नदी के किनारे दोनों बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। इससे पहले कि राधिका कुछ समझ पाती, वीरेंद्र आनंद फानन में ही राधिका का ही चुन्नी लेकर उसके गले में लपेट करके तब तक जोर से खींचता है जब तक राधिका की सांसें नहीं रुक जाती है। राधिका की जैसे ही मौत हो जाती है उसके बाद से वीरेंद्र राधिका की डेड बॉडी को लेकर नदी में फेंक देता है। उसके बाद से राधिका का मोबाइल नंबर बंद करके सीधे अपने घर पे पहुंच जाता है और अगली सुबह खुद अपने ससुर के साथ मिल करके राधिका की हर जगहों पर तलाश करता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना जाए। वाकई में वीरेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वीरेंद्र के ही तहरीर पे उसके बताए हुए जगह पे जाती है और उस नहर से राधिका की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करती है। चूंकि राधिका की हत्या हुए लगभग 15 दिन गुजर चुका था, इसीलिए राधिका का डेड बॉडी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब राधिका की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए उसका फोटो एक लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट कर देती है। ये फोटो जैसे ही पलवल के सदर थाने में पहुंचता है, थाने की पुलिस उस फोटो को देखकर पहचान लेती है। दरअसल पलवल के सदर थाने पुलिस को 8 फरवरी को इसी गोपालगढ़ पुल के पास एक लड़की का डेड बॉडी बरामद हुआ था। पुलिस ने लगभग 4-5 दिनों तक उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने की कोशिश भी किया था, लेकिन जब उसका शिनाख्त नहीं हो पाया, आखिरकार पुलिस ने उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन वो कपड़े पुलिस अपने पास काफ़ी सुरक्षित रखी थी। इधर आदर्श नगर थाने पुलिस को जब खबर मिलती है, पुलिस अमन सिंह को लेकर के सदर थाने में पहुंच जाती है। अमन सिंह जब उस डेड बॉडी के कपड़े को जब देखता है, कपड़ों को देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कपड़े किसी और के नहीं बल्कि मेरी ही बेटी राधिका का है। जैसे ही राधिका का शिनाख्त हो जाता है, उसके बाद से पुलिस वीरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।